नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब। स्वागत है देव प्रकाश जी। आजकल तो पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार हार ही जाती है। जातिगत गणना जनगणना के मुद्दे पर हमने बिहार सरकार की हार देखी, और अब नेपाली नगर जहां अतिक्रमण हटाने के लिए क्या सब न हुआ, कितने घर तोड़ दिए गए, वहां पुलिस को क्या क्या करना पड़ा था लोगों को रोकने के लिए, जो लोग पीड़ित हुए थे वे किस तरीके से परेशान थे। और अब पटना हाई कोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल संदीप कुमार साहब ने कह दिया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गलत थी। तो अतिक्रमण एक ऐसा शब्द है, जब हम मानते हैं कि इंक्रोचमेंट, तो अतिक्रमण है तो हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए, और यदि अतिक्रमण नहीं है तो फिर यह कार्रवाई क्यों हो रही थी, क्यों बिहार सरकार हार गई। बिहार सरकार तो कर रही, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नेपाली नगर के लोग कैसे जीत गए और किस तर्क और किसके आधार पर न्यायमूर्ति संदीप कुमार साहब ने यह फैसला सुना दिया। देखिए, यह बात मैं आपको बता दूं, पहले मैंने कहा था कि सरकार कभी भी कोई केस नहीं हारती जी, सरकार हर हाल में जीतती। यह बात अलग है कि यह जो फैसला है यह एक लोकप्रिय सरकार को ही कर देना चाहिए था, उन्होंने किया भी था। लेकिन लोकप्रिय सरकार का ऐसा निर्णय 1024 एकड़ जमीन उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया, जानकारी में हुआ या गैर जानकारी में हुआ जी, कि जब सारा कोर्ट बंद, सारा ऑफिस बंद, 2 जुलाई 2022 जी 5 बजे सुबह पहुंच जाते हैं, उसका घर का मालिक हाथ जोड़ता है मेरा घर मत तोड़ो, और घर तोड़ना शुरू कर देते हैं। कल आपके ही शायद चैनल पर हमने किसी नाई का देखा था, छोटा सा मकान था, उसकी पत्नी रो रो करके बोल रही थी, उसके घर तोड़ दिए, बिजली की लाइन काट दी, पानी काट दिया। मतलब ऐसा कैदियों के साथ व्यवहार भी नहीं होता है। और अगर इनक्रोचर भी मान लें, अतिक्रमणकारी भी मान लें, उनका भी कुछ राइट्स होता है। आपको बता दें, ओलिगा टेली केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है कि जो पेवमेंट पर जो लोग बसे हुए थे उनको बारिश में हटाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नहीं हटाइए, बारिश का समय है और बारिश में खत्म होगा, उनकी व्यवस्था आप करिए, व्यवस्था करके तब आप हटाइए। तो अपने यहाँ जब ये जो हाउसिंग बोर्ड जो है, इसने जमीन ली थी 1024 एकड़, जिसको वो राजीव नगर नेपाली नगर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा लिया गया था, जो आसियाना दीघा रोड के पूरब और पश्चिम साइड का था। 600 एकड़ था पूरब और 400 एकड़ था पश्चिम। जब वर्तमान सरकार जो सत्ता में है, वो सरकार आई, उन्होंने बड़ा ही एक अच्छा लोकप्रिय हल निकाला था, और उन्होंने एक दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट पास कराया विधानसभा से 2010 में। उसके बाद दीघा लैंड सेटलमेंट स्कीम बना 2014 में, और फिर दीघा लैंड एक रूल बना, दीघा एक्वायर्ड लैंड सेटलमेंट रूल 2014 में बना, जिसके तहत यह कहा गया कि जिनके पास 2 कट्ठा जमीन होगी और 25% ऑफ MVR जमा कर देंगे तो उनको हम लोग ओनरशिप दे देंगे। जिनके पास 2 कट्ठा अधिक होगी उनको 50% जमा कर देंगे MVR का, तो उनको हम जमीन दे देंगे। और जिनके पास प्रिंसिपल रोड पर या मेन रोड पर जगह होगी उनको 75% MVR जमा करना होगा। मतलब मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो उसका होता है, मैक्सिमम वैल्यू रेट जो सरकार का MVR सरकारी रेट होता है। मान लीजिए कोई जमीन का दाम अगर 10 रुपया, सरकार ने 12 रुपया कर दे तो MVR वही माना जाएगा। सरकार हर एक एरिया के MVR रेट तय किए हुए हैं, उस रेट के हिसाब से लगेगा। जब 600 एकड़ को हाउसिंग बोर्ड का वही जमीन जो हो चुका था उसको आपने किसी को दे दिया, सरकार के नॉलेज में था कि वो 400 एकड़ खाली पड़ा हुआ है, तो हाउसिंग बोर्ड को आदेश दिया गया कि वो जो 400 एकड़ खाली पड़ा हुआ है उसको आप जाकर वहाँ ले अपने एक्वायर कर लीजिए। ये 600 एकड़ का पटना में, और सरकार को पता ही नहीं था कि वहाँ ऐसा मान लीजिए वहाँ कितने हजार, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि 30-30 साल से लोग मकान बनाए हुए हैं। और इस आदेश के बाद भी कुछ लोगों ने ऐसा किया है, जो बनाया है, बेचा है। बहुत सारे कोऑपरेटिव उसमें हैं, आपको बताया निराला कोऑपरेटिव, कौन से जितना बहुत सारे कोऑपरेटिव का भी बहुत सारा खेल है, बहुत सारा खेल इसमें है, और वो सब खेल चलने दिया गया। कहीं किसी ने रोका नहीं, बिजली। तो न्यायमूर्ति संदीप कुमार साहब ने कैसे फैसला कर लिया कि जो लोग वहाँ बने हुए हैं, जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने यह कहा कि भाई एक तो जमीन हाउसिंग बोर्ड की, तो उसका एक सिस्टम होता है। अगर इंक्रोचमेंट भी हम मान लेते हैं तो एक नोटिस आप दीजिएगा, नोटिस देने के बाद अपील की सुविधा होगी। तो आपने नोटिस तो दिया है, नोटिस दिया, लेकिन नोटिस आपने दिया है जनरल,
उसमें 10 आदमी का मात्र नाम है, जबकि वहाँ हजारों लोग रहते हैं। नोटिस तो व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति को मिलेगा ना। आपने पेपर में निकाल दिया, अच्छा नोटिस के बाद भी उसमें एक अपील की सुविधा होती है, तो अपील का भी उपाय नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। कोई आदमी परिवार के साथ रह रहा है और जो प्राकृतिक न्याय है वह भी पूरा नहीं किया गया है, जबकि महाधिवक्ता महोदय ने कहा कि इनक्रोचर है, इनक्रोचर का कोई राइट नहीं होता है। तो जस्टिस ने कहा कि नहीं, इनक्रोचर का भी राइट होता है, नेचुरल जस्टिस उस केस में भी लागू होता है। और साथ में यह कहा गया कि जब आपने सेम एक्विजिशन में 600 एकड़ में किसी को सुविधा दे दी तो इनको ये सुविधा क्यों नहीं दीजिए? वो भी लड्डू खाएंगे तो मुझे भी खाने दो। एक उन्होंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कुछ कहा गया, वर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सपेक्टेड लिटिगेंट जी, जो कहा कि भाई इसको जो आप डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कि अगर आपने किसी को लड्डू खिला दिया तो हमें क्यों नहीं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, किसी को दिया और हमने भी जमीन उसी ढंग से लिया था, हमें भी दे दीजिए, सेटलमेंट हमारा भी करा दीजिए। तो यह नहीं करके आपने जो है सो छुट्टी के दिन में सुबह 5 बजे से घर तोड़ना शुरू कर दिया। और जब 4 तारीख को जब पिटीशन दायर हुआ, बहुत सारे पिटीशन थे, सब मिला के 31 रीट फाइल हुए थे, जिसमें से 2 रीट महत्वपूर्ण को उन्होंने दिया है, 9422 एंड 9424 ऑफ 2022, जिसको उन्होंने कंसिडर किया है। बाकी सभी 31 रीट है। उस रीट में उन्होंने डीएम को कहा कि हाजिर होइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि इंक्रोचमेंट वही देख रहे थे, नोटिस भी उन्होंने ही दिया, इंक्रोचमेंट मॉनिटर उन्होंने वही कर रहे, दोनों काम वही कर रहे थे। डीएम साहब 4:30 बजे तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। अच्छा, नहीं हुए, वेट करते रहा, पूरा जस्टिस पूरा हुजूम लगा हुआ था कोर्ट में। 4:30 बजे तक डीएम जब नहीं हुए तो जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि हम अनंत काल तक उनका इंतजार नहीं करेंगे, और उन्होंने तुरंत कार्रवाई को स्टे कर, बोला अभी तुरंत डिमोलिशन स्टे करिए। लेकिन इस बीच में 2 दिन में 90 हाउस को तोड़ दिया गया, 90 मकान तोड़ दिया गया, 50 एकड़ जमीन क्लियर करा दिया गया और सबकी बिजली काट दी गई। फिर अगले डेट पर हुआ कि लाइन बहाल नहीं हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि बिजली विभाग को आदेश दिया लाइन आप बहाल करिए, और बिजली विभाग को भी एक पार्टी बना दिया गया। और पार्टी बनाने के बाद ये केस चला। केस में सरकार के पक्ष से भी दलील रखी गई, इनके पक्ष से भी दलील रखी गई। यह हुआ कि पहले एक्विजिशन जब हुआ था तो लोग लड़ते लड़ते चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक्विजिशन को सही ठहराया था, जो सरकार ने किया था। हाँ, कहा कि एक्विजिशन सही है जी। लेकिन फिर जब बात यहाँ आई तो सरकार खुद अपने आप एक एक्ट लेके आ गई, स्कीम लेके आ गई, रूल लेकर के आगे आ गई। जब वो लेकर के आ गई तो सेटलमेंट आप करा रहे हैं, तो सेटलमेंट किसी को आप कराते हैं और किसी को आप नहीं कराते हैं। तो उसमें यह भी हुआ था कि ठीक है, जब आप फेल्ड हो गया तो कहा कि ठीक है, जो लोग का घर बना हुआ है, मकान बना हुआ है, उसको एक्स ग्रेसिया पेमेंट एक आप दे दीजिए, क्षतिपूर्ति पेमेंट आप दे दीजिए, उनको हटा दीजिए। क्षतिपूर्ति पेमेंट के लिए 17 करोड़ रुपया लगभग दिया गया, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया जी। लेकिन उन्होंने दिया नहीं किसी को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही रह गया पैसा। वो पैसा किसी पब्लिक को नहीं मिला। ये बात महाधिवक्ता ने खुद एडमिट किया है कोर्ट में। क्यों नहीं मिला? उन्होंने कहा कि लोगों ने केस कर दिया, मुकदमा कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके कर दिया कि हमारा पैसा कम है। खैर वो तो अधिकार है, अब फोर्सफुली किसी को लिया तो कहेगा कि भाई हमारा पैसा कम मिल रहा है। उन्होंने एक फॉर्म ए बनाया, फॉर्म बी बनाया। फॉर्म ए था जो पहले ओरिजिनल ओनर हैं, फॉर्म बी में था जो ट्रांसफरी जो है, जिनको बाद में मिला है। ऐसे लोग आके भरें और आकर के अब एक्सग्रेसिया पेमेंट आकर के ले जाएँ। लेकिन वस्तुस्थिति यही हुई कि एक आदमी को एक्सग्रेसिया पेमेंट नहीं मिला, और वो सारा पैसा, अब मैं आपको बता दूं कि राजीनगर उस पुराना वाले केस में भी किसी जमीन मालिक को पैसा नहीं मिला है, ना उस केस में पैसा मिला, ना केवल एक्विजिशन। तो चलिए, अब तो फैसला आ गया और जस्टिस संदीप कुमार साहब ने कह दिया। फैसला में इतना ही नहीं कहा उन्होंने, फैसला में कहा कि सारे जमीन वैध हैं जी, सबको आप रहने दीजिए। हाँ। और जिनका आपने घर मकान तोड़ा 5-5 लाख, तो तुरंत आप दीजिए सबको 5-5 लाख। हाँ, उसके बाद बाकी जिनको लेना है वो जाकर के अपना कोर्ट में केस करें, और कोर्ट को कह दिया कि इसका फैसला आप 1 साल के अंदर करिए, 1 वर्ष के अंदर करिए। और इस बीच में जो FIR किया गया था पुलिस तरफ से, 400-500 FIR कर दिया गया था, वो सारे FIR को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया, पैस कर दिया कि इसमें सारे FIR खत्म करिए। बिजली विभाग सबको कहा बिजली बहाल करिए। चूंकि ये लोकप्रिय सरकार है ना, और इसमें बहुत सारे केस का उन्होंने उदाहरण दिया, और उन्होंने कहा कि आप नहीं हटा सकते ऐसे केस में। और हमको लगता है कि सब मिला करके तो बहुत सारे जजमेंट उसमें दिए गए थे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब तो बिहार सरकार कल हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या बिहार सरकार को फिर कोई मौका मिल जाएगा? नेपाली नगर के लोग अब भी
थोड़े से परेशान हैं कि सरकार कर रही, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से क्या फिर बिहार सरकार जीत जाएगी और फिर नेपाली नगर का घर तोड़ दिया जाएगा। सरकार एलपीए में भी जा सकती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। और मैं आपको बता दूं कि अभी इसको अंतिम नहीं माना जाना चाहिए, ये इनकी मॉडल कुछ हाँ, चूंकि लोकप्रिय है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी 1000 लोग को विस्थापित करने में सोचेगी, विश्वास भी घर मकान बना हुआ है, लोग रह रहे हैं। एक बात और है, किसी और को आप सुविधा दे चुके हैं, एक्ट बना के दूसरे को क्यों नहीं, ये अलग बात। लेकिन एक्विजिशन के मामले में एक जजमेंट है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज मनोहर लाल का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, जिसका कहीं चर्चा हमने नहीं देखा पूरे बहस में। जस्टिस अरुण मिश्रा के द्वारा प्रिजाइड ओवर हुआ था, उसमें वो जो जजमेंट है वो सरकार के फेवर में जाता है। अच्छा, वो सरकार के फेवर में है। तो एक मामला वही कहीं खटका हमको थोड़ा माइंड में है, बाकी सारे मामले तो इन्होंने डील कर दिया है और उसमें संभावना कम है कि जल्दी रिलीफ कोई दे, चूंकि कोई भी अलोकप्रिय निर्णय नहीं लेगी। और हमें लगता है सरकार भी उसका सेकेंड थॉट दे इस पर, चूंकि सरकार ऑलरेडी 600 एकड़ जमीन सेटल कर चुकी है, तो 400 एकड़ और सेटल करेगी। चलिए, तो मैं एक अंतिम सवाल लेता हूँ। यह भी कहा गया तो दूसरा मकान बनाकर कहीं दीजिए। मकान का मतलब शेल्टर हाउस नहीं, ये भी उन्होंने कहा कि मकान तो ही नहीं, कहीं आपको जैसे डॉर्मेट्री बनाते हैं वो नहीं, जैसा मकान उसको है एडिक्वेट बढ़िया हाउस बना के उनको आप दीजिए, दूसरा जगह दे दी, तब विस्थापित आप कर सकते हैं। मैं एक सवाल लेता हूं आखिरी में कि नेपाली नगर के लोग, राजीव नगर के लोग जो इसके कारण परेशान हुए और अब पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है, सरकार कर रही है कि हम फिर से अदालत में जाएंगे, तो इस अवस्था में क्या वहाँ जो रह रहे लोग हैं उन्हें अपने घरों में और निवेश करना चाहिए या अभी रुक जाना चाहिए? वहाँ जमीन खरीदनी चाहिए, बेचनी चाहिए, या इस पर भी विराम लगाए रखना चाहिए? अभी रुकना चाहिए, अभी रुकना चाहिए, अभी रुकना चाहिए, अभी रुकना चाहिए, अभी रुकना चाहिए। अभी खेल बाकी है, खेल बाकी है, नेपाली नगर का खेल बाकी है। खेल बाकी। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की, अगर सरकार को ही आप इम्प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सरकार भी तो कोई बाहर की सरकार नहीं ना, बिहार की सरकार है, आपकी सरकार है, जनता की सरकार है। आप जाके वहाँ इम्प्रेस करिए, वहाँ अपनी बात को रखिए। अगर सरकार मान गई तो सरकार दे देगी उठा करके। तो अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये बात सरकार के लेवल पर भी लॉबिंग करनी चाहिए लोगों को, मुख्यमंत्री के पास लोगों को बना के जाना चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए। चूंकि इसका मैक्सिमम पार्ट तो हल कर चुके हैं, जो बहुत दिनों समस्या चल रही थी, वर्तमान मुख्यमंत्री ने ही इसको हल किया है, समाधान निकाले। इसका भी हल कोई रास्ता, हमें लगता है सरकार को भी कोई लोकप्रिय रास्ता निकाल के खत्म करना चाहिए। कोर्ट से जो होना था सो हो गया। चलिए, तो कोर्ट से जो होना था हो गया। नेपाली नगर में आगे क्या होगा? सरकार पहुंचेगी अदालत, वहां उन्होंने यह भी कहा कि बुलडोजर जस्टिस नहीं चलेगा, बुलडोजर जस्टिस नहीं चलेगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इलीगल है। आप बुलडोजर चला के घर मत तोड़िए, वो भी छुट्टी के दिनों में जाके ये काम मत करिए। बीजेपी तो कहती है बुलडोजर ही चलाते रहिए योगी बाबा की तरह। पता नहीं लोगों का बुद्धि कहीं घास चढ़ने चला गया है। ये सब बात जो डेमोक्रेसी में बोलते हैं कि बुलडोजर जस्टिस की बात हो, ये बात मेरे समझ में कभी नहीं आती है। सरकार बुलडोजर क्यों चलाएगी? ये लोग, कोई अंग्रेज ने भी बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर तो उसमें था भी नहीं, लेकिन इस ढंग काम अंग्रेज सरकार भी नहीं। तो ये कह दिया गया है इस फैसले में कि बुलडोजर जस्टिस ब्लैटेंट इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनऑथराइज्ड। बुलडोजर से घर नहीं ढा सकते, नहीं ढा सकते। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है। बुलडोजर घर नहीं ढाइए, गलत काम किए, वो भी छुट्टी के दिनों में जाके 5 बजे सुबह में, किसी को मौका आपने नहीं दिया है। चलिए, तो ये बड़ी बात आपने बताई देव प्रकाश सिंह साहब ने। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।